अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज बात थोड़ी सी पहले शुरू में आज चौधरी निसार अली खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि डॉन लीक्स इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बड़ा मसला इसको बना दिया गया। निसार साहब शायद ये समझते नहीं कि इसकी सबसे बड़ी वजह शायद वो खुद थे जिन्होंने इसको सिक्योरिटी ब्रीच भी कहा, इसको पाकिस्तान के जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, जो दुश्मन का बयानिया है, जो हमारे मुखालिफ ममालिक के लोगों का बयानिया है, उन्होंने इसको उसके साथ नथी किया और उसके साथ उन्होंने कहा कि ये उनका बयानिया था, ये हमारा तो है ही नहीं, और जिसने भी ये काम किया गलत है और कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे उन लोगों को जिन्होंने ये काम किया। सर देखिए, कल जो फौज का आखिरी फैसला था जिसमें वो ट्वीट वापस ली गई, कहा गया हम मुतमईन है, ये मामला जैसे राहील शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ था, उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे मामला तय पा गए हैं, कोई दरमियानी रास्ता निकल आया है, जिसके नोटिफिकेशन इशू हुआ, जारी किया गया वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से, और उस नोटिफिकेशन में जो नुकात दिए गए उससे फौज कुछ ज्यादा खुश नहीं थी, जिसके बाद एक ट्वीट आया जनरल आसिफ गफूर साहब DGI-SPR का, और उस ट्वीट में रद्द कर दिया गया इस नोटिफिकेशन को जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से आया था। और ऐसा लगा कि आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन, एक सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस जो है इस मुल्क का, कन्फ्रंटेशन दोबारा शुरू हो गई है, दोबारा एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबा, इन नॉट इन लिटरली, लेकिन हालात खराब है और लड़ाई होगी। और उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह यह बनी कि इससे पहले जब नोटिफिकेशन को रद्द किया गया तो फौजी, जो रिटायर्ड फौजी थे, टीवी पर आके किस किस्म के बयान देते रहे, जरा ये सुनना। एक नई इंक्वायरी हो जाएगी, वो आर्मी एग्जीक्यूट करेगी और इन लोगों, हाँ, वो इन लोगों को लेके इनको इंटेरोगेट करेंगे। इंक्वायरी में जिनको आइडेंटिफाई किया 3 लोग, इनको पिकअप कर लें और इनसे पूछा जाए कि भी आपके मकासद क्या थे, क्यों किया, कौन था आपके पीछे, किस लिए कराया गया। फौज के पास ऑप्शन एक ही रह गई कि चूंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड आर्मी एक्ट उनको इस चीज का मजाज ठहराते हैं, तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन वो आप खुद करेंगे। वो इस बात के मजाज हैं कि वो उन 2 अशखास को जिन पर खुद हुकूमत ने इल्जाम लगाया है उनको उठा लें, उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और मामले की तह तक फिर खुद पहुंच जाएं कि सारी खबर के पीछे कौन था। लेकिन उसमें फिर बहुत तकलीफ होगी और बहुत बात दूर तक चली जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद अपने इस अदारे के वकार का ख्याल रखें। ये वो बयानात थे जो रिटायर्ड फौजी अफसरान की तरफ से, जो दिफाई तज्जिया निगार हैं भी, और ये समझा जाता है कि शायद नुमाइंदगी डायरेक्टली तो नहीं करते, लेकिन जब उनको बुलाया जाता है तो उनसे हमारी तवक्को यही होती है कि वो नुक्ता नजर भी सामने आ जाए। ये उनका बयानिया था, बड़े सख्त पोजीशंस ली गई कि उठा लिया जाएगा। फिर एक हुकूमत की तरफ से इस इशू से पहले नुक्ता आया जो न सिर्फ फ्रंट पेज की जीनत बना अगले दिन के जंग अखबार की, बल्कि चंद एंकर्स ने उसके ऊपर बात भी की। सिविलियन बालादस्ती पर समझौता नहीं होगा, ये बात की गई। जो खबर सामने आई, न्यूज लीक रिपोर्ट्स के तमाम नकात पर अमल हो गया, नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं, ये पैगाम जो सामने आया। इसके बारे में जो रात को टीवी प्रोग्राम्स हुए उसमें क्या बात हुई, जरा वो भी सुनना। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वज़ीर आज़म मायूस हुए। मेरे ख्याल में इससे आप बेहतर समझते हैं, अगरचे आपने लफ्ज़ जो है वो बड़ा नपातुला इस्तेमाल किया है, लेकिन आप बेहतर समझते हैं कि मायूसी नहीं थी, बहुत शदीद किस्म का रंज पाया गया था। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कॉलीग्स वो नहीं तैयार कंसीड करने, वो सेक्शन 18 कंसीड करने के लिए, और वो वापस वो जो कह रहे हैं कि ये भी लिखें ये भी लिखें, वो नहीं तैयार है। जहां पहले पैगामात के बारे में यह कहा जा सकता है कि वो पैगामात वफाकी हुकूमत के लिए थे कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फौजी एक्ट के तहत हम लोगों को उठा लेंगे, तो दूसरी तरफ इस तरह के पैगामात ये जो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से उस इजलास के बाद खबरें लीक हुई, लगता ऐसा है कि वो पैगाम उस तरफ गया कि हमने जो करना था हमने कर दिया, इसके आगे वफाकी हुकूमत नहीं चलेगी। सो इस एक स्टॉलिंग पोजीशन आ गई, एक ऐसी जगह डेडलॉक आ गया कि दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर कल एक पेशरफ्त हुई है। मैं अपने मेहमानों से जानना चाहूंगा कि क्या वजह बनी इस पेशरफ्त की, क्या बेहतर हुआ? जाहिर है ये एक अच्छी बात है कि सिविलियंस और मिलिट्री, जो माजी में एक तल्ख तारीख रही है पाकिस्तान की, कि लड़ते रहे, आपस में बैक ऑफ किया, कूल डाउन किया इस सिचुएशन को। लेकिन इसमें 2 चीजें जो कल DGI-SPR ने कही और आज चौधरी निसार अली खान साहब ने, चौधरी निसार अली खान साहब ने क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए। चंद मखसूस हजरात रिटायर्ड सर्विसमैन में ऐसे भी हैं जो तासर देते हैं कि वो मिलिट्री स्पोक्समैन हैं। उन्होंने तो बड़े अजीब अजीब कलमात कहे। अब कोई एक आम आदमी
कह दे तो वो बंदे को समझ आती है या बंदा नजरअंदाज कर सकता है, मगर एक सीनियर अफसर जो जनरल भी रहा हो वो इस किस्म के कलमात कहे तो अफसोस होता है। तो इन सारे लोगों ने मिलकर एक जो ये कैफियत पैदा की, ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है। चौधरी निसार अली खान साहब ने रिटायर्ड जर्नैलों को जिम्मेदार ठहरा दिया कि उन्होंने जो बात कही वो पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है। डीजीआई एसपीआर साहब ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इसका जिम्मेदार मीडिया को करार दे दिया। जरा उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। उसके बाद जो कुछ हुआ प्रेस रिलीज के बाद, दैट इज़ वेरी रिग्रेटेबल। ऐसा जो है, ऐसे हालात नहीं होने चाहिए थे कि जिसमें हर बंदे ने मीडिया पे भी और बाहर भी एक पोजीशन ले ली और दो साइडें बना दी। तो उस प्रेस रिलीज का मकसद किसी भी तरह से किसी इदारे या किसी शख्सियत के साथ वो साइड बनना नहीं था। उसकी नामुकम्मल जो गुजारिशात थी उसके अंदर उससे मुतल्लिक था। सो डीजीआईएसपीआर ने मीडिया को इसका जिम्मेदार ठहराया कि मीडिया और बाहर लोगों ने इसको फौज और हुकूमत के दरमियान आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। बहरहाल अब मामला ठंडा पड़ गया है। आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। उमर चीमा साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल साहब आपका भी शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अगर इजाजत है मैं जरा जनरल साहब से पूछ लूं जिनके बारे में चौधरी निसार अली खान साहब ने आज कहा था। जनरल साहब, ये तासुर देने की कोशिश है, मिलिट्री के तर्जुमान है, वो जिम्मेदारी आप पर डाल रहे हैं कि आपने हालात खराब किए और पाकिस्तान के हालात इतने खराब कर दिए। अगर इफ आई कुड पुट इट दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काशिफ, बात यह है, हालात तो उस खबर ने ख़राब करने थे जो ख़ास एक साजिश के तहत छापी गई, फिर उसकी तरदीद की गई। तरदीद से वो मामला हल नहीं होता, क्योंकि असल चीज़ ये सामने रखनी है कि वो जो जिसने छपवाई वो कौन था। अब चीज़ ये है कि चौधरी साहब जो जी चाहे कहें, आपने उनकी पहली भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी हैं जहां वो खुद कहते रहे कि जी बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी लीकेज है और इसमें किसी की माफ़ी नहीं होगी और हम सामने लेके आएंगे, जेएटी 3-4 दिन में अपना काम मुकम्मल कर लेगी। तो चौधरी साहब तो बादशाह लोग हैं ना, वो तो आप अगर उनके सारे बयानात देखें तो पैंतड़ा बदलते उन्होंने कभी भी कोई ऐसी परेशानी उनको नहीं हुई और वो बदल जाते हैं। अब कैसा ये है कि ये जो अभी आपके सामने इंक्वायरी आई है ये नामुकम्मल है। इसको जो इसकी ट्यूआर्स थी जिसके तहत इसको इंक्वायरी को ऑर्डर किया गया था वो सामने रख लें और देखें कि क्या इस इंक्वायरी ने उन सारे सवालात के जवाब दिए हैं। उसमें एक सवाल ये था कि इसके पीछे कौन है, ये किसने छपवाने की कोशिश की या छपवा दी। फिर ये भी था कि ये जो छपवाने वाले थे उनका मकासद आसद क्या थे, वो चाहते क्या थे, वो क्या वो कोई साजिश थी, वो खुद थे या उनके पीछे कोई और था। सर लेकिन मैं माफी चाहता हूं, जो डीजीआईएसपीआर का ट्वीट है, जो उनकी नई प्रेस रिलीज के ट्वीट नहीं है, ये प्रेस रिलीज है कि recommendations as contained in para 18 of the inquiry commission report have all been implemented, duly approved by the prime minister, have been implemented, which has settled the Dawn leaks issue। आप कह रहे हैं वो अनसेटल्ड है, वो कहते हैं सेटल हो गया मामला। मुझे समझ नहीं आती मैं आपकी बात मानूं या डीजीआईएसपीआर की बात। मैं उस पे भी आता हूं, मैं वो वजाहत तो उसी पे है ना, दरअसल इशू तो वही है ना काशिफ। ये जो मैंने जितनी बात की है ये तो वो ट्यूआर है ना, ट्यूआर सामने रख लें, जो इंक्वायरी को काम दिया गया था वो सामने रख लें और आप देख लें कि अगर उन्होंने सारी चीज़ों के जवाब मुहैया किए हैं तो इंक्वायरी मुकम्मल है। लेकिन अगर सब चीज़ों के जवाब मुकम्मल नहीं दिए तो इसका मतलब है कि इंक्वायरी नामुकम्मल है। सर ये एक्स सर्विसमैन का ओपिनियन है, मैं दोबारा पूछना चाहूंगा सर, ये एक्स सर्विसमैन का ओपिनियन है या फौज का ओपिनियन? क्योंकि फौज तो कहती है, जो तर्जुमान है एसपीआर के वो तो कहते हैं कि देखिए मामला सेटल हो गया, जो करना था वो कर दिया प्राइम मिनिस्टर पर। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुने काशिफ, मैंने फौज से तो ये भी नहीं पूछा कि भाई उनका ये ओपिनियन क्यों है या वो क्यों है। मैं फौज की वजाहत कर देता हूं कि ये जो पिछला झगड़ा खत्म हुआ जिसको कहते हैं कि खत्म हो गया, वो क्या था। वो ये था कि जो इंक्वायरी थी उसने ये कहा पैरा 18 में कि एक बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी लीकेज हुई है और उस लीकेज में जिम्मेदारान हजरात जो इस चीज लीकेज को रोक सकते थे वो परवेज़ रशीद साहब हैं, उनकी ये जिम्मेदारी थी। फिर तारिक फातमी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी थी। और फिर राव तहसीन का कहा। अब ये जब इंक्वायरी आ गई तो हुकूमत ने फौज से मुज़ाकरात शुरू कर दिए कि हमने परवेज़ रशीद साहब को फारिग कर दिया है, अब आप इसी पे इक्तफा करें, इंक्वायरी को भूल जाएं।
ये वो चीज थी जिसने इनके दरमियान एक बदएतमादी पैदा की कि जी ठीक है, आपने इंक्वायरी ऑर्डर कर ली, अपनी मर्जी का काम करा लिया, लेकिन अब कम से कम जो इंक्वायरी में सिफारिशात आई हैं वो सिफारिशात तो पब्लिक पीआईओ के बारे में ये कहा गया उस नोटिफिकेशन में, वजीर आजम हाउस के, आप सर मैं जरा इजाजत दें तो मैं स्टूडियो में भी ये बात थोड़ी सी बहस खोलते हैं कि उस नोटिफिकेशन में तो ये भी कहा गया कि पीआईओ का केस हमने वापस भेज दिया है, वो रूल्स के मुताबिक राव तहसीन साहब का होगा, तारिक फातमी साहब से उनका ओहदा वापस, उनका पोर्टफोलियो वापस ले लिया गया। तो ये कहना कि जी बाकियों के बारे में कुछ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ उनके बारे में, और वही कुछ हुआ जो अभी तक हुआ है। सवाल यह है कि क्या लोगों का काम खबरें रुकवाना है? एग्जैक्ट ये नहीं है, लोगों का काम अब खबरें रुकवाना है। आर यू टेलिंग मी दैट द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैज टू स्टॉप न्यूज़ फ्रॉम प्रिंटिंग? अगर पैरा 18 आज हुकूमत पब्लिक कर दे तो आपको वाज़ेह फर्क पता लग जाएगा। पहली चीज ये कि जो नोटिफिकेशन थी उसमें परवेज रशीद साहब का तो जिक्र ही नहीं था, उनको उनकी नीयत थी कि हम कहीं और वजीर लगा दें। फातमी साहब से सिर्फ उनका पोर्टफोलियो वापस लिया था, रिमूवल नहीं थी, वो अभी भी वैसे नहीं, वो रिमूवल आ गई है उनकी। नहीं, उसमें रिमूवल लिखा हुआ, आप पढ़ें आपको पता लग जाएगा, रिमूवल है उनकी। अब फातमी साहब की अपनी रिमूवल नहीं होती, पोर्टफोलियो वापस लेते हैं, इसका मतलब है उनको बाहर कहीं भेजना, करंट पोर्टफोलियो जारी दी जा सकती है। दूसरा मिल सकता है रिमूवल फ्रॉम करंट पोर्टफोलियो। सर बराए मेहरबानी याद इसको दोबारा पढ़ लें। ड्यू टू रीजंस रिफर्ड इन प्रीवियस सेक्शंस द कमिटी रिकमेंड्स रिमूवल ऑफ मिस्टर तारिक फातमी फ्रॉम हिज करंट पोर्टफोलियो, नॉट हिज रिमूवल फ्रॉम करंट पोर्टफोलियो। का लफ्ज आया ना, पहले रिमूवल नहीं थी सर, पहले भी यही थी। इसी तरह मिस्टर, एक सेकंड सर, नहीं पहले रिमूवल नहीं थी, मैं आप निकाल लें। एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरेन अफेयर्स टू सैयद तारिक फातमी स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर शैल बी विड्रॉन। सिर्फ उनका पोर्टफोलियो पहले भी विड्रॉ किया गया, अब भी विड्रॉ किया। वो नहीं, वो जॉब थे, उस वक्त जॉब पे थे, पोर्टफोलियो विड्रॉ हो गया था। अभी भी जॉब पे है, पोर्टफोलियो विड्रॉ हो गया सर, मौजूद अभी भी जॉब पे है, सिर्फ पोर्टफोलियो विड्रॉ हुआ है। कवर अप नहीं हो सकता, वो कोशिश कर नहीं, रिमूवल है बट वहां पे कि नहीं, जो पहले नहीं था। मेरा आपसे कहना यह है कि देखिए, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने एक बात की, बहुत बड़े पते की बात की, और ये पहले ही से होनी चाहिए थी, नॉट आफ्टर द फैक्ट। उन्होंने ये बात की कि इसके फरीक बहुत सारे हैं, इसके फरीक फौज यकीनन है, इसकी फरीक हुकूमत ज़रूर है, मगर मैं भी हूँ और आप भी हैं, हम सब लोग इस माना करके फरीक हैं कि ये कुछ हुआ, इसमें साख तो मेरी ख़राब हुई ना, है साख कौम की ख़राब हुई। अब गलती कहाँ पर है उसके अंदर अब ये मट्टी डालने की कोशिश करें, कोई हर्ज नहीं है। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, मामला हल हो कि दो इदारों के दरमियान अगर कुछ चल रहा है, कहीं कोई गलती हुई है तो उसके ऊपर वो मट्टी डालें, मगर ये कि मैं बेवकूफ़ भी नहीं हूँ, मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मट्टी डालें और ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, मगर मुझे बेवकूफ़ भी ना समझा जाए। तो लिहाजा मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जो चॉइस ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल हुई है ये ऐसी है कि जिसके अंदर एक इदारे की मैं समझता हूं कि तजलील हुई, सबकी हुई, नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सर, पहली की गई थी रिजेक्शन की, उससे भी तो एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सबकी हुई, अब ये तो नहीं कहा, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी नहीं होना चाहिए था, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबकी भी नहीं होनी चाहिए थी। लिहाजा दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, उधर से इस्तेमाल हुए रिजेक्टेड, इधर से इस्तेमाल हुए कि विड्रॉन है, इंफ्रक्शंस है, नहीं करना चाहिए था, है द चॉइस ऑफ वर्ड्स फ्रॉम बोथ साइड्स वाज बैड। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि रिटायर्ड फौजी जितने भी हैं उनके हवाले से वो हमेशा अपने इदारे के एतबार से समझते बूझते हुए बात करते हैं। आई थिंक इन्फॉर्म्ड भी, आई एम प्रीटी श्योर जनरल अमजद शोएब इन्फॉर्म्ड आदमी है, हवाई फायरिंग नहीं करता। अच्छा, और फिर ये कहा जाए कि जी वो पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, दे आर नॉट स्पोक्स पर्सन, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। और मैं ये आपको बात बता रहा हूँ, पता नहीं आपके यहाँ जिक्र हुआ नहीं हुआ, आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट कि जब ये लीक्स हुई हैं, पहले एक और मीडिया ग्रुप के पास गया है मामला, उसने कहा लोगों को ये कहा गया है, एक और मीडिया ग्रुप, यानी बाकायदा कोशिश की गई थी इस बात की कि ये प्रेस और मीडिया में आए, विच इज डेंजरस। अब आप मुझे ये बताइए कि इन सारी कार्रवाइयों के बाद कौन है जिम्मेदार? क्या वो है जो राव तनवीर है, छोटा आदमी, राव तहसीन, या ये दो है जिनको अपने ओहदे से हटा दिया गया? देखो, इस तरह से मट्टी डालना नाइंसाफी है। इस पूरी तहकीकात को ओपन कर दें, गलतियां हुई हम जानते हैं और हम फॉरगिव करने के लिए तैयार हैं, मगर हमें बेवकूफ़ी ना समझा। कोई रिपोर्ट वैसे तो पब्लिक हुई नहीं उस मुल्क में यार, कमाल है यार। इसी वजह से कि हम लोग इमेच्योर हैं, अवाम को समझ नहीं आएगी इन सारी चीजों की, ये समझा नहीं सर, हम भी पिक एंड चूज करते हैं ना सर, हम ये देखते हैं कि किस चीज में फायदा है, किस में नुकसान है, अवाम को इसमें मेरा फायदा है, इसको
पब्लिक कर दे, इसमें नुकसान है, मैं मेरी बड़ी सुर्खी होनी है, इसको नुकसान, लिहाजा हम मेरी दरखास्त, और मैं सब इदारों की बात कर रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा जिसमें हुकूमत को लगता है कि हमें नहीं कर रहा। अब ये रिपोर्ट हुकूमत नहीं करेगी, लेकिन एबटाबाद कमीशन की का फौज चाहेगी कि वो ना। अच्छा, आप बड़ी पुरानी ओजरी डिजास्टर हुआ है जनाब, ये मॉडल टाउन का मामला हुआ है, बहुत सारी रिपोर्ट, मुद्दुर्रहमान कमीशन वहां से आएगा। तो मैं समझता हूँ आवाम को बेखूबी नहीं समझाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का दौर आ गया, 2017 सबको पता है, लीक हो जाएगी, उस पैरा 18 में क्या है सब जानते हैं, ये नहीं है कोई नहीं जानता। लेकिन उमर, सवाल बेहतर हुआ, मेरा तो ख्याल ये है कि आप क्या चाहते हैं कि फौज और सिविलियन आपस में लड़े, या बेहतर है कि मामला सेटल, बेहतर है कि आगे चलें, बजाय इसके कि आपस में एक जाती लड़ाई हो कि कुछ इधर से वो इसके बंदे उठा रहे हैं, इधर से जवाब आ रहा है, अननेसेसरी चीज। देखिए, ये तो वो कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सो इट हैज एंडेड वेल। तो इसका इख्तिताम तो अच्छा हुआ है, और काश ये आगाज़ ही ना होता। ठीक है, अभी जो बात जिस तरह आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाया अगर इजाजत है, मैं एक जुमला कहना चाहूंगा इसमें, मेरी जाती राय भी है कि फौज भी आखिर में हमारा इदारा है, हमारा इदारा, आखिर में नहीं, शुरू से आखिर तक हमारा इदारा है। हमारे सब खानदान के लोग, आमशोर आपका कोई होगा, मेरे कोई देखें, उसकी सुख की भी, और जो शुरू हो गया ना उसके बारे में बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे इदारे हैं, कुछ सोच समझ के फैसला किया गया होगा, आगे चलें, इसको पीछे मेरा ख्याल छोड़ें, आगे चलें। ये जब हम फौज की भी बात करते हैं तो एक ताल्लुक की बुनियाद पे करते हैं। हमारी फौज है ना, अगर हम किसी जगह पे इस्लाह की बात करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। अनफॉर्चुनेटली हम अपने रवैये से ये एहसास दिलाते हैं कि हम इतनी कमजोर रियासत हैं कि कोई रिपोर्ट इधर पब्लिक नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊं कि मैंने 2008 से लेकर 2015 तक की रिपोर्ट मंगवाई, यानी एप्लीकेशन दी, यानी ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस के तहत। हाँ, अच्छा, जवाब आया, उन्होंने कहा जी कि ये अगर रिपोर्ट पब्लिक की गई तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैंने पंजाब को लिखा उसी टाइम, कहा कि मुझे रिपोर्ट्स चाहिए। उन्होंने कहा जी कि ये रिपोर्ट पब्लिक करने से अमनो आमा के खतरे का खदशा है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अच्छा, इससे एक और इंकशाफ हुआ कि जो पंजाब में जितने भी जुडिशल कमीशन बने, उनमें से 3 की रिपोर्ट अभी तक वो जज साहबान की तरफ से नहीं आई, जिसमें एक ये जो पिंडी वाला राजा बाजार वाला वाकया है उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई। वो फिर मैंने रजिस्ट्रार साहब को, लाहौर हाई कोर्ट, उनको एक एप्लीकेशन भेजी कि जनाब ये बता दें कि ये तो 2004 का वाकया और 2 और थे, कि इनकी रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई। और मॉडल टाउन इंक्वायरी वाली में भी जो एतराज था वो भी अभी तक सेटल नहीं हुआ, उसका भी मुझे कोई जवाब नहीं आया। ये हमारा जो है ना एक ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशनल कल्चरल है, ये सिर्फ इदारे का मसला नहीं है, हम चीजें छुपाना चाहते हैं। और दूसरा ये, मैं जो एक बात मैं आरिफ अलवी साहब कर रहे थे ना कि हमें बेवकूफ़ ना समझा जाए, मुझे तो इस चीज़ पे इतराज़ है कि हमें सबको अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि जब अगर ये बात कर दी जाए कि ये गलत है तो हमें अपना कोई क्रिटिकल एक अपना माइंड भी इस्तेमाल करना चाहिए कि उसमें क्या गलत हुआ। ठीक है, यानी हम अभी तक ये बात करते हैं कि यार रिपोर्ट तो ये सब ने पढ़ी है ना, ये पीटीआई वाले भी डॉन की तरफ रिपोर्ट पढ़ते रहे हैं ना, तो उसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, इतना ज्यादा इशू बन गया, अनफॉर्चुनेट ओवरऑल। लेकिन ये है कि जो एक हैप्पी एंड है कि चले, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि काश हम फ्यूचर में इन चीजों से क्या सबक सीखेंगे हम इससे, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन मैं फिर दोबारा इस बात को ब्रेक पे जाने से पहले दोहराना चाहूंगा, हमारी फौज है, देखिए अगर ये फैसला किया गया, आई एम प्रीटी श्योर कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा। आई एम नॉट अ फौजी अपॉलॉजिस्ट, मैं फार फ्रॉम इट, मैं वो अपॉलॉजिस्ट नहीं हूं जो यहाँ बैठ के साइड लेने की, या सिर्फ इसलिए कि ये सुब की किसी की भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह वो ट्वीट गलत थी जिससे प्राइम मिनिस्टर की सुब की, इस चीज से भी किसी की सुब की या ऐसा इंप्रेशन नहीं बनना चाहिए। और वो बहुत से लोग बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन। जो एक अच्छी क्लोजिंग है मेरे ख्याल में, जो लड़ाई थी या लड़ाई का एक तासुर बना हुआ था वो कम से कम खत्म हुआ। लेकिन क्या लड़ाई खत्म हो गई है? क्योंकि अगर एक एम्बैरेसमेंट फील हुई है किसी एक इदारे को, जो कि मेरा ख्याल है एक अनफेयर बात है, जो कैंपेन शुरू हुई है उनके खिलाफ, कैंपेन कहें या सख्त जो है। कायरा साहब मेरा ख्याल है मेरे साथ मौजूद है। कायरा साहब आप कैसे? कायरा साहब अभी मेरा ख्याल हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन एक जनरल साहब, जो आप लोगों के बारे में निसार साहब ने कहा, गवर्नमेंट को खुद सोचना पड़ेगा कि जब आप खुद पॉलिसीज बनाते हैं या
इश्यूज को रिएक्ट करते हैं उनको केयरफुल होना पड़ेगा। जरा मैं आपको, निसार साहब ने आज तो बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि जी ये नुकसान है, इस कौम को नुकसान है। चौधरी निसार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा था इस इशू के बारे में? ये हमारा सारों का सीखने की बात है ना, जरा आइए सीखते हैं सारे, तो सुनिएगा उन्होंने क्या कहा था। अगर हर कोई इस बात की तरदीद करता है कि ये तो बात ही नहीं हुई जी, तो फिर मैं जवाब, सबसे पहले वजीर दाखिला या नो वजीर दाखिला, मैं जवाब तलब नहीं हूं कि मैंने एक गलत खबर जिससे मेरी मुल्क की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है वो मैंने क्यों लीक की। हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी का पैराडाइम है उसको हिट करने की कोशिश की गई है। इशू ये है कि वो जो स्टोरी है वो नैरेटिव हमारे दुश्मनों का है। पूरे दुनिया में पाकिस्तान को, हमारे दुश्मनों को चार्जशीट करने का मौका मिला है। आज क्या कहा उन्होंने इसके बारे में, इस खबर के बारे में और इस इशू के बारे में, ये भी सुनना। ये इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बना दिया गया। मैं और भी चला सकता हूं उसके बारे में। उन्होंने आज कहा कि जी उसने गलत किया, उसने गलत किया। कायरा साहब, कुछ सबक सीखते हम अपने मुल्क में? क्या जरूरत थी इस मसले के ऊपर हुकूमत को पहले वो पोजीशन लेने की? अब कहते हैं मसला ही नहीं था, आपने पता नहीं क्या कर दिया इस मुल्क के साथ। अब आजी साहब, वजीर दाखिला का कमाल यह है कि वो जो बात भी कहते हैं वो पूरे जोर शोर से कहते हैं, बड़े एतमाद से कहते हैं। पहली पोजीशन भी उन्होंने बड़े जोर से ली थी। आपको याद होगा जब ये मामला उठा, पहले, आप तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं, 10 महीने पहले की, जब ये ट्वीट आया, ट्वीट से पहले एक खत लिखा गया वजीर आजम हाउस से सेक्रेटरीज को, जो मीडिया को लीक हुआ। पहले मीडिया को भेजा गया, सेक्रेटरीज को बाद में रिसीव हुआ। मीडिया में डिबेट हुई, उसके जवाब में एक ट्वीट हुआ। ट्वीट के इमीडिएटली बाद वजीर दाखिला ने कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि जी ये किसी ने खत पढ़ा ही नहीं है और ये बिल्कुल, ये तो नोटिफिकेशन है ही नहीं, नोटिफिकेशन तो मैंने जारी करना है, मेरी वजारत का इस्तेहकाक है। और उस पर पूरे 10-12 दिन, जब तक ये, कल तक ये डिबेट चलती रही, तो यही रहा, हर बंदा मुस्तमदी का कर रहा था जी ये तो वजारत दाखिला ने जारी करना है। और अब वजारत दाखिला का कोई नोटिफिकेशन जारी हुए बगैर हमारे दोस्त भी मुतमईन हो गए, गवर्नमेंट भी मुतमईन हो गई। एक सिक्योरिटी ब्रीच जिस पे पूरी दुनिया हिल के रह गई कि जी पता नहीं पाकिस्तान में कोई आग लग गई, यकीनन बड़ा अहम इशू था, यकीनन अगर सिक्योरिटी ब्रीच ऐसे था जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी, फौज भी सब खड़े हो गए, तो उसकी सजा क्या दी गई? ये तो बहुत सारे सवाल है ना। और कैसे वो वजीर आजम के खाते में वो क्या चीज थी जो पहले समझ नहीं आई, ये पहले अमल दरामद नहीं हुआ, अब अमल दरामद हो गया, अब आपने ट्वीट भी विड्रा कर ली है। ISPR पे भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन मैं बतौर काशिफ, मैं बतौर पीपल्स पार्टी, मैं एक और भी सवाल करता हूँ कि मेमो स्कैंडल हमारे दौर में हुआ, मेमो में इसी तरह के इल्जाम थे, बल्कि इससे कम नौयत के थे, और वो एक फर्द की तरफ से थे। उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो लिया, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार भी गए गवाहियां लेने, ISI चीफ भी गए, ISI चीफ और आर्मी चीफ ने एफिडेविट फाइल कर दिए। मियां नवाज शरीफ साहब खुद काला कोट पहन के और गए अदालत के अंदर। उस पे तो, वो तो केस अभी तक पड़ा हुआ है, उस पे तो पूरे रियासतीदारों का पूरा जोर था। आज आखिर क्या हुआ कि उससे ज्यादा सख्त नौयत का इशू है और मामला दबा दिया गया, ठंडा हो गया कि बस सब ठीक हो गया जी, खत्म हो गया, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। तो ये ऐसा रिस्पांस एक इशू पे, बल्कि उससे ज्यादा इंटेंसिटी के इशू पे आज बड़ा सॉफ्ट है और कल बड़ा सख्त था। क्यों ऐसा इदारों का रवैया है पीपल्स पार्टी और बाकी लोगों के साथ मुख्तलिफ? ये भी मेरा सवाल बनता है, इदारों का रवैया सर। लेकिन कायरा साहब, फिर मेरा भी आपसे भी एक सवाल बनता ना सर जी, कि आप उस वक्त कहते थे कि ये इशू ही नहीं है, ये मेमो गेट हमारे खिलाफ साजिश है, ये देखें मियां साहब कोट, काला कोट पहन के चले गए। आज आप ही लोग वो पोजीशन, मैं जरा अगर इजाजत दें, एक सेकंड सर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं, तारीख से हम सारे सबक सीखना चाहते हैं, मुझे भी सिखाइएगा सर। पहले मियां साहब ने, सिर्फ मियां साहब की पोजीशन थी ना मेमो के ऊपर, वो सुन लें, क्योंकि मैं चाहता हूं आज सारे सबक सीखेंगे। क्या हम फौजियों को इस्तेमाल करते हैं या इस इदारे के पास सब लोग जाते हैं और या इन चीजों को करते हैं? सुनिए उन्होंने क्या पोजीशन ली हुई थी मेमो के दौरान। Partial और also to the satisfaction of the people of this country, उनका इत्मीनान भी साथ उसमें होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ, ये मामला डेफिनेटली फिर कोर्ट्स में जाएगा। जिसने भी ये मेमो, ये बड़ा सीरियस इशू है। मेमो गेट
ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस तरह का वाक़या हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये जिसने भी किया, हमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी न किसी ने ये साजिश की ज़रूर है। हम यही समझते हैं कि जिन्होंने भी ये साजिश की है उनके चेहरे कौम के सामने आने चाहिए। वो लोग इस कौम को जवाब दें कि उन्होंने इतनी बड़ी साजिश अगर की तो क्यों की। खायर साहब ने तो ये भी कहा कि सदर भी है कोई सेटिंग तो उसको भी गद्दारी का मुकदमा चला दें। कारा साहब कब सबक सीखेंगे हम लोग? काशिफ साहब गुजारिश है पीपल्स पार्टी ने मेमो पे कभी नहीं कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने मेमो पे टेक्निकल इतराज किया कि भाई एक फर्द, उसको इस्तेमाल किया गया। एलिगेशन ये था कि एक फर्द के जरिए एक मेमो लिखाया गया और वो मेमो जेम्स जोन्स को गया, जेम्स जोन्स ने आगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दिया। उसकी टेक्निकलिटी पे, उसके रास्ते पे एतराज था, कंटेंट के ऊपर तो किसी को एतराज नहीं था। हमने तो कभी नहीं कहा कि इसमें कुछ नहीं है, कभी नहीं कहा। हमने कहा ये पॉसिबल नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी इंक्वायरी, उसका कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, उसके कंटेंट के ऊपर तो ये नहीं हुआ जिस तरह वजीर दाखिला कह रहे हैं कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं थी। हमने तो कभी नहीं कहा कि इतनी बड़ी बात थी, यकीनन बड़ी बात थी और आज उससे बड़ी बात हुई है। लेकिन आज रिस्पांस मुख्तलिफ है, आज वजीर आजम का रिस्पांस तो मुख्तलिफ है। कल काला कोट पहन के गए थे, आज अपनी बारी आई, आप कहते हैं कुछ नहीं। आज हुकूमत का रवैया मुख्तलिफ है, आज अदालत का रवैया मुख्तलिफ है, आज हमारे इदारों का रवैया, इंटेलिजेंस एजेंसियों का रवैया मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है आज सियासतदानों का रवैया भी मुख्तलिफ है। उस वक्त वजीर आजम साहब ने कहा था स्टेट विद इन द स्टेट है, और वो आपको वो खिताब याद होगा उनका, मैं अभी सुनाता हूँ वो भी आप। और थी और सब मैं सिर्फ ये कहता हूँ सर, ये जनरल साहब क्या हम आज भी कह रहे हैं, ठीक, हम आज भी कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए था, ट्वीट नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम साथ ये भी कह रहे हैं कि वो खात भी मीडिया को रिलीज नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन दुरुस्त फरमाया। कुछ ये बहुत सी खराबियां, जनरल साहब को सबक है, क्या सबक सीखे इससे सारे? Where are we going as a nation, किधर हेड कर रहे हैं? बात ये है, अभी आप बात कर रहे थे मेमोगेट की, और मैं इसमें बहुत सारी मुमासलत देखता हूँ, आइडेंटिटीज हैं, बहुत आइडेंटिकल चीज़ें हैं। सिर्फ इसमें जो मुझे कमी नज़र आती है वो पीपल्स पार्टी को इतनी दिलचस्पी लेनी चाहिए थी कि आज इनमें से लोग काला कोट पहन के अदालतों में चले जाते तो बड़ा अच्छा होता है, ताकि ये किसी को इस तरह ख़त्म हशब करने का मौका ना मिलता। अब चीज़ ये है कि आज जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, हमें उनके असल चेहरे सामने नहीं आ सके। वजह उसकी ये है कि इंटेलिजेंस अदारों को रसाई नहीं मिली उन तक, और आप अपने पॉलिटिकल क्लाउड के पीछे उनको छुपा के बैठे हैं। हमें ये नहीं पता चल सका आज के जो TORs के मुताबिक हमने सवालात रखे थे, और उनमें इम्पोर्टेंट 3 सवालात थे, उनके जवाबात हमें नहीं मिले कि जो करने वाले थे उनके मकसद क्या थे और हकीकत में है कौन और साजिश क्या थी। और यही उस वक्त मामला हुआ। असल चीज जवाब की, आपका ख्याल है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाब सामने आना। एक सेकंड, मैं बात मुकम्मल कर लूं काशिफ, मैं बात मुकम्मल कर लूं, फिर आप जरूर सवाल कीजिए। अब दूसरी चीज ये है कि उस वक्त भी हुसैन हक्कानी एक मेन कैरेक्टर थे, लेकिन पहले कसरे सदारत में रहे, फिर वजीर आजम के घर में रहे, और उन तक किसी की रसाई नहीं हुई जब तक कि उनको मुल्क से बाहर ना भेज दिया गया। ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारा जब अपना नाम आता है, हम अपने लोग शामिल होते हैं तो खलूस में कुछ कमी आ जाती है। अगर हम वाकई सिंसियर हैं अपनी मुल्क की सालमियत के साथ, मुल्क के आप कह लीजिए कि उसकी सिक्योरिटी के साथ, तो फिर किसी भी वक्त पे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये जितने भी सवालात आज मौजूद हैं या उस वक्त मौजूद थे, उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी को भी आप अगर कमेटी के सामने पेश कर दें तो वो कभी कुछ नहीं बताता, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, इनके नताइज उसके लिए बुरे हो सकते हैं, तो वो मोहब्बत प्यार से तो कोई बात नहीं सुनता। अगर असल आप इसको अगर प्रोफेशनल तरीके से इसकी इंटेरोगेशन करवाएं इन लोगों की, तो फिर आप आज भी सर इसका मतलब है इंटेरोगेशन मांग रहे हैं, आप कहते हैं इसको अभी भी क्या सर, इज देयर समथिंग टू लर्न फॉर अस? मैं बिल्कुल मैं एक इंडिविजुअल की हैसियत से, एक एक्स आर्मी ऑफिसर की हैसियत से, एक डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस रहा हूं उसकी हैसियत से, मैं समझता हूं ये इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मेरी राय लेकिन काशिफ आज वजीर दाखिला ने तो कहा है कि हमारे कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो अपने आप को आर्मी का नुमाइंदा ज़ाबित करते हैं, हम उनको कैसे माने? ये भी समझ नहीं आती कि वज़ीर दाखिला जी किसको मुखातब करके। जनरल साहब कोई कह रहे हो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, अगर मैंने रिपोर्ट पढ़ी होती तो मैं कहता कि मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ अगर मैं सुनूं आता हूं मैं इसका जवाब लूंगा आपसे सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखो रिपोर्ट पढ़कर आदमी कह सकता है कि नामुकम्मल है। जनरल साहब ने जो बात की वो बड़ी अहम की कि TORs में जो सवाल किए गए क्या जवाबात मौजूद हैं, फिलहाल वो जवाबात नहीं मौजूद हैं, मगर मैं ये चाहता हूँ कि रिपोर्ट आप पब्लिक कर दी जाए, फिर देखा जाएगा। मगर रिपोर्ट छुपाने में हर्ज क्या है? व्हाट इज हैपनिंग? क्या हुआ था? कौन सा सिक्योरिटी ब्रीच? ये कहते नहीं हुआ, मैं कहता हूँ
डाउन नहीं हुआ, बड़ा अच्छा है कि सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ। पहले ये कहते थे चौधरी निसार के बहुत बड़ा ब्रीच हुआ है, अब कहते नहीं हुआ। यार मैं तो कोई बटन तो नहीं हूं ना कि आज वो ये कह दिया मैं मान लूं, आज वो कह दिया मैं मान लूं। या तो दफन करो, जहां इतनी सारी चीजें दफन हुई हैं ये भी हम कहते हैं चलो दफन हो जाए, मगर इदारों की तस्दीक हुई है, आपस में एक दूसरे की तस्दीक हुई है, इनसे इनको लेसन लर्न करना चाहिए था। मगर अवाम तो ये जैसे अनारो हुआ था ना, चोरी दूसरों ने की, मेरी चोरी हुई और माफ आपस में कर लिया लोगों ने। ये नहीं होना चाहिए यार। तो आप कह रहे हैं कि इसको पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। माय पोजीशन इज ट्रांसपेरेंसी नहीं, पैरा 18 नहीं, पैरा 18 नहीं, पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए। कुछ सबक का है इसमें हमारे? नहीं, मैं तो ये मुआवजा होगा कि अगर हमारे मुल्क में ये रिपोर्ट भी पब्लिक होगी। हमारा अब देखें ना, हमारी मिसाल एक उस बीमार आदमी की है कि जिसने डॉक्टर से टेस्ट कराए हों और वो उनको छुपाता फिरे कि मैं अगर किसी को बताया तो वो कहेंगे यार कोई इलाज करा लो। ठीक है, हम बताने नहीं चाहते कि हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारी हैं। ठीक है, और ये हम अपनी ज़ात पर, अपने मुल्क पर और अपनी रियासत पर ये जुल्म करते हैं कि हम कोई करेक्शन की तरफ जाने नहीं चाहते, रिफॉर्म्स कोई इदारा नहीं चाहता। हम सब लोग मिलके लेकिन हम एक दूसरे को अमल से गुजर है, एवोल्यूशन है ना ये इतना बड़ा। क्या आपने कभी सोचा हमारा अलमिया देखें, पीछे हट जाएगी कन्फ्रंटेशन से? हमारा अलमिया देखें यार, ये मट्टी पाव वाला एवोल्यूशन है, इसमें क्या फायदा? कौन मट्टी नहीं पाई डाली जाती थी ना। हमारा अलमिया देखें कि या अदारे बहुत कमजोर हैं और या बहुत ताकतवर है, यानी कि कोई इदारा जो है ना वो जो उसकी अपनी लिमिट्स है उसके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ये वाकईतन एक हिस्ट्री हुई है, यानी कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का, यानी आर्मी ने जो किया है, मेरे ख्याल है कि उनकी नेकनामी में इजाफा हुआ है। या वो लोग जो आज जज्बाती होकर कोई आर्मी के बारे में बातें करते हैं, उन्हें कुछ देर के बाद अंदाजा हो जाएगा कि ये बड़ा ही अच्छा स्टेप था। आर्मी की नेकनामी में इजाफा हुआ है, सिविलियन की नेकनामी में इजाफा हुआ है, एक ओवरऑल हम एक क्राइसिस से बच गए हैं। यानी अदरवाइज जो ये बातें करने वाले हैं इनका क्या होता है, ये तो तमाशबीन होते हैं। कल जो कुछ हो जाएगा ये कोई नहीं, वो लोग जो कहते हैं कड़ाके मियां साहब स्टेक होल्डर है, क्या कह रहे हैं काशिफ? मैं तुम्हें दो जी कायरा साहब क्विक रिस्पांस, हम ये स्टेक होल्डर की बात करें कायरा साहब। नहीं, मेरी तो सवाल ये है कि मैं समझ नहीं सका ये कौन साहब कह रहे थे कि तमाशबीन। ओ भाई, हम तमाशबीन नहीं है, वी आर स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टेट, वी आर स्टेक होल्डर इन ऑल द इश्यूज। ठीक। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क के अंदर यकीनन ऐसी JITs ऐसे कमीशन बने जिनकी रिपोर्टें नहीं आई। ये तो लाहौर कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई मॉडल टाउन की, तो ये अपने खिलाफ इतने बड़े कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं आई सर। वो तो आपके दौर में थी ना, वही पब्लिक कर देते थे। पंजाब गवर्नमेंट ने की थी जी, हमने नहीं। एबटाबाद वाली सर, हमारे पास उसकी रिपोर्ट नहीं है। देख के बात करें, एबटाबाद नहीं कह दे, जो मुंह में आए कह दें प्लीज। एबटाबाद की बात कर रहे हैं सर, वो कौन से दौर में आई थी? मैं एबटाबाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेशनल सिक्योरिटी, मैं तो कह रहा हूं कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड तो कमिश्नरों की रिपोर्टें आती नहीं है, जहां इससे रिलेटेड नहीं है। ये भी तो नेशनल सिक्योरिटी से मैं ये कह रहा हूं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मॉडल टाउन तो नेशनल सिक्योरिटी एब्सोल्युटली अग्रीड सर, सब रिपोर्टें आनी चाहिए। हाँ, ये छुपाने वाला काम स्टेट को, हम सब स्टेक होल्डर है इस चीज में। अगर आपने मुल्क को ठीक करना है तो आपको खुले दिल से सबसे पहले अपनी खामियां माननी पड़ेंगी। ठीक करना हो तो फिर ठीक है ना सर, फिर तो रिपोर्टें चल रहा है, चल रहा है। एक ब्रेक लेते ना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, क्या सिविल मिलिट्री बैलेंस और जो सिविल मिलिट्री मामलात हैं बेहतरी की तरफ जाएंगे अब यहां से, या ये लड़ाई बढ़ेगी आपका ख्याल? देखिए, मैं एक चीज़ आप बताऊं, जब जनरल राहील शरीफ थे उसने अपने 3 साल दौर में 87 मीटिंग्स की थी प्राइम मिनिस्टर के साथ। बज़ाहिर लगता था कि शायद ताल्लुकात अच्छे नहीं, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि राहील शरीफ ने किसी भी मामले में प्राइम मिनिस्टर को अंधेरे में रखा या उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया या उनसे मशावरत करके बात नहीं की। जब वो कहते थे कि मैंने करप्शन और उसका नेक्सस तोड़ना है टेररिज्म का, तो वो वज़ीर आज़म ने उनको कहा था कि हाँ तोड़ेंगे। लेकिन जब वज़ीर आज़म ने कहा कि हम नैब के नाखून काट देंगे और नैब को ये कर देंगे, तो वो पीछे हट गए फिर, क्योंकि अल्टीमेटली इस सिस्टम में आप ताकत उन्हीं से ड्रॉ करते हैं। अब जो इस वक्त का मसला था हमारा डॉन लीक्स का, ये इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर के सामने गई, उन्होंने ऑर्डर की, उनके सामने गई। क्या सिक्योरिटी इस रियासत की प्राइम मिनिस्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उन्होंने खुद क्यों नहीं देखा कि ये सारे सवालात के जवाब नहीं आए, लिहाजा वो इंक्वायरी को दोबारा ऑर्डर करें या नई इंक्वायरी करवाएं? वो उन्होंने अप्रूव करके मोहर लगा दी, अब सबको वहां पे ताबेदारी करनी पड़ रही है।
प्राइम मिनिस्टर अगर खुद सिक्योरिटी को खातर में नहीं ला रहे और उनके ख्याल में बस इतना लेपापोची काफी है, तो आप और मैं और बाकी बैठे हुए क्या करेंगे? ठीक, फिर कन्फ्रंटेशन है। और फिर इस वक्त जब आर्मी पूरे मुल्क में हर तरफ फंसी पड़ी है, मेरा ख्याल है फौरी तौर पे उसको कन्फ्रंटेशन करनी भी नहीं चाहिए। वो शायद हमारे मुकाबले भी ना हो। पहले ही हमारा मुल्क इस हिस्से पे बट गया था। मेरा वक्त कम है चुका, लेकिन आपका नुक्ता बटा हुआ था। एक तबका ये कह रहा था कि जी मुल्क की सलामती जो है, मुल्क की सलामती वो सबसे मुकद्दम है, हमें सिविल सुपरमेसी की बात हम बाद में करेंगे। दूसरा तबका कहता था कि जी सिविल सुपरमेसी सबसे पहले है, मुल्क बिल्कुल ठीक है सर, जन्नत में उसको देखते रहेंगे। सो ये इसमें वो दूसरा वाला प्रिवेल कर गया। तजाद था जो सर सवाल ये है मेरा, अच्छा अब आपसे इमरान खान ने बात की है, छोटा सा इमरान खान ने बात दुरुस्त की है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। सवाल ये सर, अच्छा मैं सोच रहा कॉन्टेक्स्ट दे दूं, मेरा जो खदशा भी है और खौफ भी कि जितनी जो रिएक्शन आ रहा है इसकी वजह से, अभी नहीं तो बाद में क्या कहीं ना कहीं ये निकलेगा। देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ना करे ना निकले, मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये इशू क्रिएटेड इशू है। मुझे खतरा इस बात का है कि नवाज शरीफ साहब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। ये इशू की कोई जरूरत नहीं थी, यानी ये इशू होने ही नहीं चाहिए था। इसमें मुझे अब भी वो बदबू आ रही है कि कहीं ना कहीं ऊपर से ये मामलात निकले। ये अपना जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे फातमी साहब, और वो जो जिसको सजा मिल रही है, जो उसके बस का नहीं था ये, है ना। तो क्रिएटेड इशू नवाज शरीफ साहब के बस में अब भी है। आई होप ही रिफ्रेंस फ्रॉम दैट, ताकि सिविलियन और मिलिट्री इदारों के दरमियान हमांगी हो और हमांगी हो गुड एंड होपफुली ऑपोजिशन ऑल्सो। मैं आपका टाइम लेने लगा हूं, मैं माफी चाहता हूं। मैं से पीपल्स पार्टी का सुनाने लगा कि पीपल्स पार्टी जब मेमो गेट आया था तो क्या कारा साहब ने कहा ना, हम नहीं कहते थे। सुने जरा। मैं तो मंसूर इजाज को पहले भी झूठा मानता था, अब भी झूठा मानता। ऑल स्टेट ऑर्गन्स शुड बी अंडर द पार्लियामेंट, शुड बी अंडर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, एंड नो इंस्टीट्यूशन, देयर कैन नॉट बी अ स्टेट विद इन अ स्टेट। नोबडी कैन से कि मैं गवर्नमेंट के ताबे नहीं हूं। दुनिया में हमारा वकार का इशू है, इसको तस्दीक किए बगैर, इसके मामले की फर्दर छानबीन और रिजल्ट आए बगैर अगर हम अपने फाइनल नहीं, लेकिन इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, यार खुदा के लिए इससे क्या इमेज बन रहा है? जो इस निजाम की जमानत है पाकिस्तान की पार्लियामान, उसके गले के गिर्द रस्सी तंग की जा रही है। और बदकिस्मती के साथ हाथ वो हैं जिनका बड़ा तजर्बा है। उन हाथों ने 4 दफा। उमर 20 सेकंड्स, ये पीपल्स पार्टी कहती थी उस वक्त जब मेमो गेट आया था। देखें, असल में किरदार बदलते रहे हैं, लेकिन किरदार उन्होंने वही अदा किया है कि जो अपोजिशन में है, अपोजिशन का जिस तरीके से वो करते हैं सारे मिलके, और जो गवर्नमेंट में होते हैं उनकी कोई और पोजीशन होती है। लेकिन मैं एक लास्ट आपसे बात करूंगा कि ये सिविल मिलिट्री टेंशन पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। और ये अगर हम एक एक पोजीशन बयान करते रहे ना, फौज ये समझती है या नवाज शरीफ ये समझते हैं, मेरे ख्याल इनको एक दूसरे की पोजीशन पे जाके समझने की कोशिश करनी चाहिए। सबको बेहतर करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, होपफुली ये मामला अब सेटल्ड है और हम इस टेंशन से आगे बढ़ेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.